नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। अपने खास बुलेटिन 5 शहर 5 खबर में आज सबसे पहले हम बात करेंगे जोशीमठ में बिगड़े हालातों की। सरकार के मुआवजे के ऐलान के बावजूद स्थानीय लोगों के विरोध की खबर। बिहार के बक्सर में पुलिस और किसानों के बीच भूमि अधिग्रहण को लेकर हुए संघर्ष की भी हम बात करेंगे। लखनऊ में 75 करोड़ के निवेश और सीएम योगी के निवेशकों से मुलाकात पर भी हम नजर डालेंगे। पारसनाथ को लेकर झारखंड में आदिवासी बनाम जैन समाज चल रहे विवाद पर भी हम रोशनी डालेंगे। और इसके अलावा बात छत्तीसगढ़ के रामपुर में स्मार्ट सिटी के लेकर बीजेपी नेताओं के दिल्ली कूच करने की खबर पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम उत्तराखंड से। विरोध के बीच आपदाग्रस्त जोशीमठ में 2 होटल मलारी इन और माउंट व्यू को गिराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भूधसाव के कारण लटक गए इन दोनों होटलों को डिसमेंटल करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि ये होटल आसपास के भवनों के लिए भी खतरा बने हुए हैं। हालांकि होटल मालिकों के साथ ही स्थानीय लोग बिना मुआवजा तय किए होटल ध्वस्तीकरण का विरोध कर रहे हैं और इसके अलावा अभी किसी का भी भवन नहीं तोड़ा जा रहा है। प्रशासन की कार्रवाई से जोशीमठ निवासी नाराज नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 2 होटलों को जमींदोज करने की आज प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन अब लोगों के विरोध के बाद फिलहाल स्थिति रुकी हुई है। किसी भी तरीके का कोई मकान तोड़ने की कार्रवाई नहीं की जा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से धरना प्रदर्शन भी किया गया है। जोशीमठ में 2 होटल जमींदोज होंगे, लेकिन लोगों के विरोध के बाद इस प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया गया है। वैज्ञानिकों की देखरेख में ये होटल गिराए जाएंगे। सरकार की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। बाकी भवनों को भी गिराने से सरकार का इनकार है। सीएम के सचिव ने मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही 1.5 लाख रुपए पीड़ितों को तत्काल मिलेंगे। ये राहत राशि देने का ऐलान किया गया है। मैकेनिकल तकनीकी से ढहाए जाएंगे भवन, ताकि आसपास जो भी मकान बने हुए हैं उनको किसी तरह का कोई नुकसान न होने पाए। प्रशासन की कार्रवाई से जोशीमठ में हालांकि नाराजगी भी देखने को मिली है। सरकार के खिलाफ लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और सीएम के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने ऐलान किया है, भूधसाव से 2 होटल को नुकसान, यह बात कही गई है। और इसके साथ ही इन होटलों को डिसमेंटल किया जाएगा। मुख्यमंत्री के सचिव ने इस बात की जानकारी दी है। होटलों के आसपास भवनों को खतरा है, इस वजह से इन होटलों को डिसमेंटल किया जाएगा, क्योंकि ये अपने मन से अगर गिरते हैं तो आसपास के मकानों को भी नुकसान पहुंचेगा। 2 होटल के अलावा कोई भवन नहीं टूटेगा, यह बड़ी बात कही है। हर परिवार 1.5 लाख रुपए मुआवजा देगी सरकार। हर परिवार को मुआवजा दिया जाएगा और इसकी राशि 1.5 लाख रुपए रखी गई है। 50,000 रुपए घर शिफ्ट करने के लिए भी सरकार की तरफ से लोगों को सहायता राशि दी जाएगी। 1 लाख रुपए आपदा राहत मद में दिए जाएंगे एडवांस। इस सरकार की तरफ से बड़ी सहायता राशि देने का ऐलान किया गया है। प्रभावित परिवार इसके लिए तैयार नहीं है। हालांकि प्रभावित परिवारों की रजामंदी नहीं है इस बात को लेकर। व्यापारियों और प्रभावितों से 1 घंटे तक की बात और इसके बाद
वास्तविक क्षतिपूर्ति की बराबर राशि की मांग की जा रही है। जो प्रभावित हैं वो कह रहे हैं कि वास्तविक क्षतिपूर्ति जो उनका नुकसान हो रहा है वो सरकार उनको दे। कुछ व्यापारियों ने सेटलमेंट की भी बात कही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सोनू उनियाल हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। सोनू, क्या स्थिति बनी हुई है? सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि वहां पर जो लोग हैं उनको बाहर शिफ्ट किया जाए, उनको सहायता राशि भी दी जाए, और जो 2 होटल के डिसमेंटल करने की बात सामने आई थी उसका विरोध किया गया। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, जिस तरह से 2 होटल जो हैं जिनको डिस्ट्रॉय करने की जो तैयारियां थी, हालांकि वो अभी तक जो होटल हैं जो ध्वस्तीकरण की बात करें, अभी तक ध्वस्तीकरण की हो नहीं पाया, क्योंकि जो मकान जो होटल स्वामी है, चाहे वो स्थानीय लोग हैं, वो अभी भी मांग कर रहे हैं कि उनके जो उचित मुआवजा दिया जाए, और जिसके बाद ही जो होटल ध्वस्तीकरण है उसकी कार्रवाई शुरू होगी। जी बिल्कुल, अपने वास्तविक मुआवजे की मांग कर रहे हैं लोग, लेकिन सरकार की तरफ से बातचीत भी की गई और वहां पर व्यापारियों से भी बातचीत की गई, स्थानीय लोगों से भी बातचीत की गई। बातचीत में क्या कुछ निकल कर सामने आया? जी बिल्कुल, अभी आधे घंटे पहले जो एडीएम है चमोली है और वो एसपी चमोली है, उन्होंने भी कोतवाली थाने के पास थाने में एक मीटिंग अभी शुरू की थी। हालांकि स्थानीय लोग भी वहां पर थे और जो होटल व्यवसायी मालिक है वो भी वहां पर थे। तो अभी भी उनकी जो बात है, जो स्थानीय लोग अभी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, और अभी जो बैठक है उसमें अभी भी कोई नतीजा नहीं निकला है, जिसके बाद अभी भी जो ध्वस्तीकरण का है वो मामला जो अभी रुका हुआ है। जी बिल्कुल, ध्वस्तीकरण का मामला रुका हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए सोनू, हमारे साथ जुड़े हुए थे। उधर बिहार के बक्सर जिले में चौसा के पास बन रहे बक्सर बिजली घर से जुड़ी जलापूर्ति पाइपलाइन और रेलवे लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण के मसले पर किसानों का विरोध अब उग्र हो गया है। मंगलवार को किसानों ने निर्माणाधीन बिजली घर के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया था। इसका तब तो प्रशासन ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन रात होते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल प्रभावित गांवों में पहुंच गई और इस दौरान कई किसानों के घर में घुसकर पुलिस ने बेरहमी से मारपीट की है, जिसके बाद आज सुबह ग्रामीण लाठी डंडे लेकर पुलिस और पावर प्लांट पर टूट पड़े। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर उनमें आग लगा दी। इसके साथ ही प्लांट के गेट पर भी आगजनी की गई। इस दौरान उपद्रवियों को रोकने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की है। वहीं इस दौरान 4 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए। नितिन, पुलिस और किसानों में आभार पार्क की जंग छिड़ती नजर आ रही है। जी देखिए योगेश, बिल्कुल बिहार के बक्सर में आज पुलिस और किसानों के बीच में आमना सामना देखने को मिला है। जिस तरीके से किसान काफ़ी दिन से वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि रेलवे की जो लाइन है वहाँ पर निकल रही थी, तो लेकिन पुलिस और किसानों के बीच में जो झड़प है काफ़ी देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद बिजली घर के बाहर किसानों ने जो है ताला जड़ दिया था। जब किसान वहाँ पर इकट्ठे हुए थे तो किसानों को रोकने के लिए पुलिस फोर्स वहाँ तैनात कर दिया गया था। जगह जगह पर पुलिस फोर्स लगा दी गई थी कि आखिरकार किसान किसी तरीके की यहाँ पर अभद्रता ना करे। लेकिन जिस तरीके से कल देर रात में पुलिस ने और किसानों के बीच में लाठी डंडे जो चार्ज हुए, उसमें से बताया जा रहा है कि 4 पुलिसकर्मियों को भी जो है घायल की बताया जा रहा है कि 4 पुलिसकर्मी यहाँ पर घायल हुए। लेकिन उसके बाद किसान भी काफ़ी घायल हुए। जब किसानों को रोकने की पूरा प्रयास किया गया, आंसू गैस के गोले वहाँ पर चलाए गए, किसान पूरी तरीके से इकट्ठा हो गए थे लाठी डंडे लेकर। लेकिन उसके बाद जैसे ही बिजली घर के पास उन्होंने जो है बसों में और गाड़ियों में आग लगाई है, तो उसको देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया था। चप्पे चप्पे पर नज़र बनाई हुई थी। जो किसान है वो काफ़ी धरना दे रहे थे। लेकिन किसानों की जो मांग थी, किसानों का कहना था कि जो हमारी ज़मीन जा रही है उसका जो है मुआवजा देने की बात यहाँ पर कर रहे थे सरकार से। लेकिन उसके बाद जैसे ही किसानों ने धरना स्टार्ट किया तो किसानों को धरने के बाद जैसे पुलिस और किसानों के बीच में लाठी डंडा चार्ज कर दिए गए। नितिन, क्या वजह बताई जा रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि जब किसानों ने बिजली घर में ताला जड़ा तो उस दौरान प्रशासन ने किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया, लेकिन रात होते ही इन किसानों के घरों में घुसकर पुलिस ने इस तरीके की कार्रवाई की है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से किसान जो हैं बिजली घर के बाहर बैठे हुए थे, पहले धरना प्रदर्शन सुबह के टाइम में दे रहे थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही देर रात होते चली गई तो लेकिन उसके बाद किसान और पुलिस के बीच में झड़प देखने को मिली। किसानों को जो है पुलिस ने लाठी डंडे चार्ज करें, साथ ही पुलिस किसानों के घर में बैठी थी, उनको मारपीट की है। वीडियो जो है वायरल भी की जा रही है कि आखिरकार किसानों के साथ किस तरीके से अत्याचार यहाँ पर कर रहे हैं। तो उसी को देकर रोकने के लिए किसानों ने जो है तमाम यहाँ पर बसों में भी आग लगाई, पुलिस की गाड़ियों में भी जलाने का प्रयास जला दी है। लेकिन उसके बाद बस भी काफ़ी यहाँ पर जलाई गई है। जिस तरीके से किसान जो
जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा था। लेकिन जैसे ही देर रात हुई तो देर रात के बाद किसानों में जो है पुलिस ने लाठी डंडे चार्ज कर दिए, तो उसको देखते हुए अभद्रता जो है काफ़ी बढ़ गई। किसानों की तरफ से भी लाठी डंडे चार्ज किए गए थे, दोनों तरफ से जो है उसमें 4 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। तो उसी के बाद में जो है किसानों को भी घायल बताने की जो सूचना यहाँ पर आ रही है कि आखिरकार किसानों को भी जो है लाठी डंडे से पुलिस ने मारा है। और साथ ही उसी के साथ साथ जैसे किसान और पुलिस आमने सामने भिड़ी, तो उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट कर दिया गया, चप्पे चप्पे पर नजर बनाई हुई, क्योंकि जिस तरीके से किसान एकजुट हो गए जो है साथ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तमाम वहाँ पर जो अपनी मांगों को मनवा रहे थे, मुआवजे की मांग कर रहे थे। किसानों को कहना कि जो हमारी सरकार हमें मुआवजा दिया जाए, जिस तरीके से रेलवे लाइन वहाँ पर निकाली जा रही, तमाम वहाँ पर चीज़ें हो रही है, तो कंस्ट्रक्शन जो कार्य है उसी को रोकने के लिए किसान अपने मुआवजे की मांग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन बिजली घर के बाहर में भी जो है उन्होंने सबसे पहले ताला जड़ा, ताला जड़ने के बाद ही जो है किसान वहाँ बैठ गए, तो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही देर शाम हो गई उसके बाद पुलिस ने किसानों के घर में जाकर लाठी डंडे चार्ज कर दिए। उनको किसानों को जो है घर से अंदर से जो है मारपीट की जो वीडियो है वो काफी दिखाई दे रही है। जिस तरीके से फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है नितिन वहां पर? जी देखिए योगेश, बिल्कुल जिस तरीके से जो है किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन वहाँ चल रहा है, पुलिस प्रशासन को भी बता दिया गया है कि आखिरकार जिस तरीके से किसान अपनी मांग मनवाई जा रही है उसको देखते हुए किसान एकजुट हो गए, तमाम किसान एक साथ यहाँ पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार हमारी इन मांगों को नहीं मानती और जो मुआवजा नहीं देती है तो धरना प्रदर्शन ऐसा चलेगा। लेकिन शांति व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन अपील कर रही है, किसानों से कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाए। लेकिन जिस तरीके से कल देर रात किसानों ने जो है गाड़ी और बसों में आग लगाई है, पुलिस की वैनों में भी आग लगाई है, उसमें जो है साथ साथ जो है पुलिस अभद्रता की है। साथ ही उसी के बाद किसानों को समझाने के लिए पुलिस फोर्स वहां पर तैनात कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए नितिन, हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से किसानों ने अपनी मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन किया, बिजली घर में ताला बंद किया, तो उसके बाद पुलिस ने किस तरीके से कार्रवाई की और पुलिस की कार्रवाई से नाराज किसान उग्र हो गए और गाड़ियों में आग लगा दी। उधर उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर निवेशकों को जोड़ने की मुहिम जारी है। इस कड़ी में बुधवार यानी आज लखनऊ के होटल सेंट्रम में रोड शो का आयोजन किया गया। आयोजन निवेशक सम्मेलन में करीब 75,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर सहमति बनने का आसार है। इस रोड शो में आरओ के चेयरमैन महेश गुप्ता, क्रिस्टल ग्रुप के नंद किशोर अग्रवाल, पसवाड़ा पेपर्स के अरविंद कुमार, हल्दीराम समूह से संजय सिंघानिया और वरुण बेवरेज से कमलेश जैन, चेयर कनाडा इंडिया फाउंडेशन के सतीश ठाकुर, कनाडा के मिस्टर मेंटल हेल्थ मिशेल टिबोलो सहित अन्य उपस्थित रहेंगे। रोड शो के बाद विभिन्न राज्यों से आए उद्यमी व निवेशक शाम करीब 6 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात भी करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। प्रियम, लखनऊ में 75,000 करोड़ का रोड शो, किस तरीके की तैयारियां की गई? बिल्कुल योगेश, देखिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो प्रयासरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश जो है इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो है वो लाया जाए। उसी के चलते एक तरफ जहां सरकार के मंत्री और अधिकारी जो है वो विदेश से निवेश लाने की कवायद में लगातार लगे हुए हैं, विदेश गए, विदेश में जाकर जो बड़े निवेशक हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं, उनके साथ में उन्होंने मुलाकात करी, उनके साथ में उन्होंने चर्चाएँ करी। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो देश के अंदर अन्य राज्यों में जो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ज़्यादा उद्यमी रहते हैं या ज़्यादा वहाँ पे अवसर हैं उत्तर प्रदेश के लिए, वहां पर गए। खुद मुख्यमंत्री जो है वो मुंबई पहुंचे, वहां पर उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ में जो है वो मुलाकात करी, बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके जो चेयरपर्सन हैं, जो एमडी हैं, उनसे मुलाकात करी और उनको उत्तर प्रदेश आने का निमंत्रण दिया। बड़े स्तर पर निवेश होने की बात भी इस दौरान जो है वो करी गई। लेकिन वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो है जिला स्तरों से भी लगातार जो है अगर आप देखें तो निवेश लाने की जो है कवायद वो चल रही है। जो जनप्रतिनिधि हैं उनको कहा गया है कि वो अपने जिलों के जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं उनको भी अपने साथ में जोड़ें और उनको भी यहाँ इसमें शामिल किया जाए। आज लखनऊ के अंदर इसी के चलते एक जो है वो रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो उसमें शामिल हुए और उसमें माना जा रहा है कि तकरीबन 70,000 से अधिक करोड़ रुपए के निवेश को लेकर सहमति बनी है। अलग अलग कंपनियों के जो हैं जो चेयरपर्सन थे, जो एमडी थे, वो इस बैठक में शामिल हुए। एक निजी होटल में लखनऊ के ये पूरा कार्यक्रम रखा गया था। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी जो थे वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और अब से मैच कुछ देर बाद जो ये उद्योगपति लखनऊ पहुंचे हैं उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात होनी है, तो उनके साथ में भी वो मुलाकात करेंगे और किस तरीके से उनका क्या कुछ प्लान है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर वो निवेश करेंगे, क्या है सरकार किस तरीके से उनकी मदद कर रही है या क्या कुछ उनके सवाल हैं, उनसे कहीं ना कहीं एक दूसरे से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री और जो उद्योगपति हैं वो नजर आएंगे। अब से कुछ देर बाद ये मीटिंग होनी है, मुख्यमंत्री आवास पर ये मीटिंग होगी, तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से 2023 में जो ये
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है। उसके जरिए जो लक्ष्य रखा गया है उससे अधिक के निवेशों पर सहमति अब तक बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं सरकार इस ओर प्रयासरत है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश में हो और जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है वो पूरी तरह से सफल हो। उसको लेकर सरकार के मंत्री, अफसर और सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वो इसलिए इस क्षेत्र में काम करें और उसमें प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा जो निवेश है वो उत्तर प्रदेश में आए। और उसमें विभाग किस तरीके से अपनी भूमिका निभा सकते हैं, किस तरीके से जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो कैसे अपनी भूमिका निभा सकते हैं, उन सबको भी इसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार का पूरा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश में लाया जाए ताकि उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो बेहतर हो, उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार के अवसर जो है वो अधिक से अधिक पैदा हो, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्य, दूसरे देश ना जाना पड़े और कहीं ना कहीं एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उत्तर प्रदेश उभर के आए। इसको लेकर योगी सरकार लगातार प्रयासरत है। उसी के चलते ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विदेश से लेकर अन्य राज्यों के जो उद्योगपति हैं और अपने राज्य के जो उद्योगपति हैं उन सबको कहीं ना कहीं आमंत्रित किया जा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश में आए और यहाँ पर आकर निवेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार इस ओर प्रयासरत है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश को उत्तर प्रदेश में लाया जाए, ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को उत्तर प्रदेश में बुलाया जाए ताकि बेहतर आयाम खुल सके, वो चाहे रोजगार के हो और चाहे विकास के हो। इसी कड़ी में लगातार उत्तर प्रदेश सरकार काम करती नजर आ रही है और आज इस रोड शो का आयोजन किया गया जिसमें तमाम बड़े उद्यमी शामिल हुए और 6 बजे शाम 6 बजे मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे ये उद्यमी। अब रुक करेंगे झारखंड का। झारखंड के पारसनाथ स्थित समेद शिखर पर जैन समाज के बाद अब आदिवासी समाज ने भी अपना अधिकार जमाने की पहल कर दी है। आदिवासी समाज ने जोरदार प्रदर्शन कर कहा है कि पूरा पारसनाथ पहाड़ी आदिवासियों को मिलना चाहिए। इधर जैन समाज के लोगों ने भी पहले से ही आंदोलन कर इस स्थल को तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग की थी। ऐसे में अब आदिवासी समाज केंद्र और राज्य सरकार को घेरे में लिया है। आदिवासियों के आंदोलन के बाद इलाके में असमंजस की स्थिति बन गई है। माना जा रहा है कि राज्य सरकार इस दिशा में जल्द ही कोई फैसला लेगी, लेकिन दोनों समाज के आंदोलन के बाद इस इलाके में कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना बड़ी चुनौती बनती जा रही है और पारसनाथ पहाड़ी पर अब रार जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश कुमार हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश, पारसनाथ पहाड़ को लेकर के अब लगातार स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। देखिए वेश, बड़ी बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से सारी चीजें चल रही थी, पहले से जैन समाज की तरफ से इस मांग को लेकर पूरे देश भर में आंदोलन किए गए थे और उसके बाद से केंद्र सरकार ने इस पर जरूर पहल की थी। लेकिन वर्तमान की स्थिति की बात की जाए तो आसपास के इलाके के लोगों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया और उसके साथ साथ तमाम जो आदिवासी संगठन के लोग हैं वहां पारसनाथ में जमा हुए और कहीं ना कहीं एक अल्टीमेटम दिया है कि ये पूरा का पूरा इलाका उनका माना जाता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर पूरे इलाके को किस रूप में अब देखा जाएगा। सवाल कई खड़े हो रहे हैं, खास करके आदिवासी संगठन में जिस तरीके से जेएमएम के कोटे के विधायक हैं नोबिन हेम्ब्रम, उनकी तरफ से जिस तरीके से बयान सामने आए हैं और साथ साथ ये भी कहा गया है कि वो सरकार का भी घेराव करेंगे, यानी कि अपनी सरकार को भी सदन के अंदर और सदन के बाहर घेरने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पूरा मामला अब राजनीतिक भी होता जा रहा है और कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से भी इस दृष्टिकोण से देखने की जरूरत महसूस हो रही है कि अब पारसनाथ में किस तरीके की परिस्थितियों को ठीक किया जा सकेगा। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके की अब स्थिति बनी है, वो चाहे हम राज्य सरकार का जिक्र करें या फिर केंद्र सरकार का जिक्र करें, ये कह सकते हैं दोनों के सामने असमंजस की स्थिति बनी है और मामला बेहद पेचीदा इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि आदिवासी समाज के लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल पूरा पारसनाथ पर्वत, पूरी ये पहाड़ी उन्हीं की है। देखिए निश्चित तौर पर सरकार कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति में दोनों ही दिखाई पड़ रही है, खास करके जिस तरीके से आदिवासियों ने कल वहां पे आंदोलन किया है और अपनी रूपरेखा तैयार की है आंदोलन की। 24 फरवरी को झारखंड बंद बुलाया और इसके साथ साथ कई चीजें चल रही थी, साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि आने वाले समय में और भी आंदोलन तेज किए जाएंगे। लेकिन सामाजिक संगठन की बात की जाए तो कहीं न कहीं अब जाकर सारी चीजों को एक साथ फिर से देखने की जरूरत महसूस होगी। तो हो सकता है कि सरकार की तरफ से जिस तरीके से पहल की गई थी वो अब फिर से एक बार सोचने की कोशिश की जानी चाहिए। राज्य सरकार की तरफ से कोई सुगबुगाहट नजर आ रही क्या? क्योंकि हम इसके पहले का जब अगर जिक्र करें तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दरअसल उन्हें पूरे मामले की कुछ जानकारी ही नहीं है। तो अब क्योंकि मामला बेहद गंभीर होता नजर आ रहा है, मामले पर और तोल देते नजर आए अब आदिवासी समाज के लोग, तो अब तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस बात की मुझे लगता है जानकारी हो चुकी होगी। तो क्या कोई सुगबुगाहट नजर आ रही सरकार की तरफ से?
देखिए, आधिकारिक रूप से तो कोई भी बात सामने नहीं आ पाई है कि मुख्यमंत्री या फिर सरकार का कोई प्रतिनिधि इस पर कोई बयान दे सके, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से जरूर बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है कि सरकार ने कोशिश करने की तरफ कदम बढ़ाने की बात कही है कि किसी तरह से बैठकर बातचीत की जाए, और जिस दिन आंदोलन यानी कि कल के ठीक 2 दिन पहले से उस इलाके में जो स्थानीय विधायक थे जेएमएम कोटे के, उनकी तरफ से एक पहल की गई थी कि सामाजिक दृष्टिकोण से बातचीत की जाए, लेकिन किसी तरह का सकारात्मक बात सामने नहीं आ पाई है। तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने बड़ी असमंजस की स्थिति है कि किस तरीके से आगे कदम बढ़ाए, क्योंकि दोनों ही तरफ से देखा जा रहा है कि एक वोट बैंक का भी मामला आता है। अगर आदिवासियों को नाराज करते हैं तो कहीं ना कहीं जेएमएम को बड़ा वोट बैंक उनके हाथ से खिसक सकता है, जो कि कल की आंदोलन के दौरान भी देखने को मिला है। इधर जैन समाज ने भी जिस तरीके से अपनी बातों को रखने की कोशिश की थी, उसके बाद से उन पर भी एक तरह से बातचीत का दौर चल रहा था कि किस तरीके से उनको और बेहतर स्थिति वहां पर बनाई जा सकेगी। तो फिलहाल की बात की जाए तो सरकार अभी भी सोच रही है, अभी विचार कर रही है कि आखिर क्या कुछ किया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से आदिवासी संगठन हो या फिर जैन समाज हो अपनी अपनी बातों को रखने के लिए आंदोलन का रूप अख्तियार किया है, उससे लगता है कि आने वाले समय में थोड़ी चुनौतियां सरकार के लिए बढ़ेंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। राकेश कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से अब पारसनाथ पर्वत को लेकर के असमंजस की स्थिति सरकार के सामने बनी हुई है। लगातार जैन समुदाय अभी तक विरोध प्रदर्शन कर रहा था। दरअसल इस पारसनाथ पर्वत पर स्थित समेत शिखर जी को तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग की जा रही थी। केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की और यह कहा कि दरअसल जिस तरीके से मांग की जा रही जैन समुदाय की तरफ से जो आंदोलन किया जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को भी निर्देशित किया कि यहां पर कोई अनैतिक काम ना हो, किसी तरीके का मांस मदिरा की बिक्री ना हो, और ये बड़े निर्देश दिए गए। लेकिन अब वहीं आदिवासी समाज भी इस पर्वत पर अपना पूरा अधिकार मांगते नजर आ रहे हैं। अब रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां पर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के 176 में से 148 कामों पर भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार के तौर पर मानक के अनुरूप काम नहीं पाए गए हैं। भ्रष्टाचार और तय मानक के अनुरूप काम नहीं हुए हैं, इसकी शिकायत बुधवार को केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी से की जाएगी। शिकायत करने राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, सांसद सुनील सोनी और इनके साथ पूर्व मंत्री राजेश मूणत और शहर जिलाध्यक्ष जयंती पटेल समेत बीजेपी के 26 पार्षद बुधवार को दिल्ली जाएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, रायपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार की शिकायत बेहद गंभीर मामला सामने आया है और बड़े तौर पर भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। आपको बताते चले कि बीजेपी शुरू से स्मार्ट सिटी फंड को लेकर कांग्रेस पर हमलावर होती जा रही है। इसी कड़ी में कई दिनों से यहाँ पे रायपुर राजधानी में धरना प्रदर्शन भी कर रही थी स्मार्ट सिटी के फंड को लेकर कि उसका गलत उपयोग राज्य सरकार कर रही है, जिसे लेकर आज पार्षदों का 26 दलीय उसका नेतृत्व जो है पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी दिल्ली रवाना हुए। बिल्कुल, दिल्ली रवाना हो गए। और उनके साथ कौन कौन आज इस टीम का हिस्सा रहा, कौन कौन दिल्ली रवाना हुआ है? जी, सुनील सांसद यहाँ के रायपुर के सिटी के सांसद भी हैं और सरोज पांडे राज्यसभा मेंबर है, वरिष्ठ नेता भी है बीजेपी की, जो पहले से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। आज जो है राजेश मूणत पूर्व मंत्री यहाँ के थे, उनके साथ 26 पार्षदों का दल जो है दिल्ली रवाना हुआ है और जिला अध्यक्ष जो है यहाँ के बीजेपी के रायपुर के, वो भी साथ रवाना हुए। बिल्कुल मनोज, लेकिन इससे पहले क्या भारतीय जनता पार्टी के ये नेता, ये पार्षद, ये सांसद राज्य सरकार से किसी भी तरीके की कोई शिकायत की है क्या? मुख्यमंत्री के संज्ञान में इस मामले को ले गए हैं क्या, या फिर राज्यपाल के यहाँ शिकायत की गई थी क्या? राज्यपाल जी के यहाँ शिकायत लोगों द्वारा कई बार किया गया कि स्मार्ट सिटी फंड का दुरुपयोग राज्य सरकार कर रही है, अन्य मदों में पैसों का खर्च कर रही है। इस प्रकार को लेकर तमाम गंभीर आरोप लगाती जा रही है बीजेपी सरकार के ऊपर। यहाँ पे भी उसी बात को लेकर चौपाटी बनने को यहाँ को लेकर, जिस पर कांग्रेस का जवाब है कि हम चौपाटी जो बना रहे हैं उसको बीजेपी कार्यकाल ने ही पास किया था। उसी बात को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बिल्कुल, राजभवन जब इन लोगों ने शिकायत लेकर के गए थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो राजभवन से क्या कुछ आश्वासन इन्हें मिला था?
कि राजभवन से कुछ पुष्टि नहीं हो पाई कि क्या क्या कार्रवाई इन लोगों की शिकायत पर राज्यपाल महोदय की तरफ से हो पाई। बिल्कुल, आज ये जो पूरा दल गया है, दिल्ली गया है, दिल्ली में किन किन लोगों से मुलाकात करेगा? जी, मंत्री हरदीप पुरी जी से मिलने का इन लोगों का प्रोग्राम था वहाँ। बिल्कुल, आज मुलाकात का क्या कुछ समय निर्धारित किया गया है? शाम के समय शायद 5 बजे के लगभग जानकारी मिली है यहाँ पे कि 5 बजे के लगभग उन्होंने समय दिया है इस बात की मिलने के लिए इन लोगों से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी देने के लिए। मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से रायपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार की अनियमितता देखने को मिली है। और आपको बता दें कि दरअसल लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के आवाज उठाती रही है। राजभवन में भी शिकायत की गई और इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक दल दिल्ली रवाना हुआ है और दिल्ली में आज हरदीप पुरी से मुलाकात करेगा। आपको बता दें कि हरदीप पुरी से मुलाकात कर रायपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत करेगा और कार्रवाई की मांग करेगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी केंद्र सरकार से आज शिकायत करेगी। रायपुर बीजेपी के पार्षदों का दल दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत की अगुवाई में ये दिल्ली रवाना हुआ है। ये दल अवैध चौपाटी निर्माण समेत कई मुद्दों पर केंद्र से आज शिकायत की जाएगी। हालांकि कांग्रेस सरकार का अगर हम जिक्र करें तो लगातार कांग्रेस सरकार इस बात का दावा कर रही है कि जिस चौपाटी निर्माण की बात आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो चौपाटी निर्माण भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही प्रस्तावित हुआ था, जिसका अब कांग्रेस की सरकार आगे काम बढ़ाती नजर आ रही है। लेकिन रायपुर स्मार्ट सिटी में नियम के खिलाफ का भी कई अनियमितताएं पाई गई हैं। निर्माण के शिकायत भी की जाएगी आज। और आज दिल्ली एक विशेष दल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पहुंचा है। 5 शहर में 5 खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।